हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने डेफिनीशन क्लास सीआरपीसी की ख़त्म कर दी थी। अब आज सीआरपीसी में बीएनएसएस में कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 2 होगा, जिसमें क्या बताया गया? दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। दंड न्यायालय और उनके कार्यालयों का गठन बताया गया है। तो ये सबसे पहले ये जानो, बीएनएसएस में कहाँ था ये? सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक है। बीएनएसएस में चैप्टर 2 कहाँ तक का है? सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 20 तक का है। सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक का है? सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 25A तक है। पुरानी सीआरपीसी में कहाँ था? सेक्शन 6 से लेके 25A तक है। अब आ जाओ, सेक्शन 6 क्या कहता है? दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड, मतलब क्रिमिनल कोड के कौन कौन से वर्ग हैं। तो जो सेक्शन 6 में था वो पुरानी और नई दोनों सेक्शन सेम है। पुराने में भी सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड था और नए में भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 में ही है। तो फिर उसके बाद अब क्या कहता है? पहले क्या कहता है देखो, कहता है कि हाई कोर्ट तथा विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, तो यानी कि हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गठित होता है, और या किसी स्पेशल लॉ के तहत कोई न्यायालय गठित किया गया, उनको छोड़कर राज्य में निम्नलिखित दंड न्यायालय होंगे। तो किसको छोड़ के? हाई कोर्ट को या किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के अतिरिक्त, मतलब इनको छोड़कर कौन कौन से न्यायालय होंगे? एक सेशन न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, एक जेएम फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, एक द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। एक कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा? सेशन न्यायालय होगा, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, तीसरा द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास। तो जहां जहां मैं जेएम लिखूंगा तो उसका मतलब जेएम फर्स्ट लिखूंगा तो वहां मतलब समझना कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा, और जहां जेएम सेकंड लिखूंगा वहां समझ लेना कि द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है। तो 3 कोर्टें हो गई, 3 और 1 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट। चौथा कौन सा होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा हो गया? कोर्ट ऑफ सेशन, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये 4 कोर्टें हो गई। सॉरी, अब आ जाओ सेक्शन 7 में। सेक्शन 6 में कुछ नहीं पढ़ना था, सेक्शन 7 आ जाओ। टेरिटोरियल डिवीजन कहता है, ये किसकी बात करता है? प्रादेशिक खंड की। सेक्शन 7 किसकी? प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिवीजन। ये भी पुराने सीआरपीसी में सेक्शन 7 में ही था। किस में था? सेक्शन 7 में था। तो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड और एक से अधिक सेशन खंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानो, प्रत्येक राज्य में क्या हो सकते हैं? या तो एक सेशन खंड हो सकता है या कई सेशन खंड हो सकते हैं। तो ये कौन सा क्लाज बताता है? ये 7 का क्लाज 1। 7 का क्लाज 1 क्या बताता है? कि राज्य में एक सेशन खंड होगा या एक से अधिक सेशन खंड होंगे। अब क्लाज 2 और क्या बताता है? क्लाज 1 बताता है कि जो सेशन खंड होंगे उसमें एक जिला होगा या एक से अधिक जिले होंगे। एक जिला होगा या एक से अधिक जिले। तो क्लास 1 में क्या क्या चीजें बताई गई? सेशन खंड के बारे में, सेशन खंड के बारे में। क्लास 2 में क्या बताया गया? सेशन खंड के बारे में, सब डिवीजन सेशन खंड के बारे में बताया गया। अब सेशन खंड कैसे होता? देखो, राज्य में एक सेशन खंड होगा या एक से अधिक सेशन, और उन सेशन खंडों के अंतर्गत एक जिला हो सकता है या एक से अधिक जिला हो। तो क्लास 1 में पकड़ो सेशन खंड, क्लास 1 में क्या पकड़ो? सेशन खंड। जैसे दिमाग में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सेशन खंड समझ लेना, क्लास 1 में दिया है। क्लास 2 में क्या दिया गया है? सेशन खंडों प्लस जिलों। अब जो सेशन खंड है या जो जिले, जो सेशन खंडों के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनको उनकी सीमाओं और उनकी संख्या में परिवर्तन राज्य सरकार हाई कोर्ट की परामर्श से करेगा। दूसरे में क्या है? सीमाओं और संख्याओं में परिवर्तन, खंडों की सीमा और संख्या। सीमा और क्या चीज है? सेकंड क्लास में संख्या। किस चीज की? सेशन खंडों की सीमा और संख्या क्या होगी, और उनके अंतर्गत कौन से जिले आएंगे और उनकी सीमाएं क्या होंगी। तो ये राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के बाद ही निर्धारित करेगी। फिर आ जाओ क्लास 3।
क्लास 3 क्या कहता है कि जिलों को उपखंडों में विभाजित, मतलब जिलों को क्या किया जाएगा, उपखंडों में विभाजित किया जाएगा, और उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन भी राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा। तो अब क्या, जिलों को क्या करेगा, उपखंडों में विभाजित करेगा, और उपखंडों की सीमाएं और उनकी संख्या में परिवर्तन। तो इसमें पहले क्या हो गया, सीमा और संख्या, इसमें परिवर्तन। परिवर्तन भी कैसे होगा, इनकी सीमा और संख्याओं में परिवर्तन कैसे होगा, राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से। तो पहले क्लास में आपने क्या पढ़ा, सेशन खंड कैसे बनता उसके बारे में पढ़ा। दूसरे क्लास में उनकी सीमा और संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो हाई कोर्ट, राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से करेगा। और जिलों को अगर कई खंडों में विभाजित किया जाता है तो उन खंडों की सीमा और उनकी संख्या क्या होगी, ये कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से निर्धारित करेगी। अब चौथा क्या कहता है, बीएनएस लागू होने से पहले जो सेशन खंड, उपखंड और जिले विद्यमान थे उनको इस धारा के अधीन समझा जाएगा। मतलब सीआरपीसी के अंतर्गत जो सेशन खंड या जो उपखंड या जो विद्यमान थे उनको क्या समझा जाएगा, उनको समझा जाएगा इस धारा के वे अधीन है। तो ये कौन सा क्लास बताता है, क्लास 4 बताता है। किसका, सेक्शन 7 का क्लास 4 बताता है कि जो भी सेशन खंड, सब डिवीजन है, जो भी डिवीजन थे, जो भी सब डिवीजन थे, ठीक है, जो भी सेशन डिवीजन थे या जो भी सब सेशन डिवीजन थे, सेशन डिवीजन या सब सेशन डिवीजन थे, उन सब को क्या इस धारा के अधीन समझा जाएगा, क्लास 4। तो ये नया जुड़ा है, जो क्लास 4 है ये सीआरपीसी में नहीं था, इसको इसलिए जोड़ा गया कि इन सेशन खंडों को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है देख लिया जाए। देखो अब सेक्शन 8 और पुराने में 9, एक सेक्शन आपका सीआरपीसी का 6-7 तो सेम था, एक सेक्शन गायब हो गया। यानी कि जो सीआरपीसी में सेक्शन 8 था महानगर मजिस्ट्रेट, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब महानगर मजिस्ट्रेट का प्रोविजन बीएनएसएस में नहीं है। अब तो हम आ जाओ फिर क्या पढ़ते हैं, सेशन न्यायालय पढ़ते हैं कि सेशन न्यायालय क्या होता है। तो सबसे पहले सेशन न्यायालय की परिभाषा देख लेना, सेशन न्यायालय कहाँ डिफाइन है ये देख लेना। ये देखो नए में सेक्शन 9 में है, पुराने में नए में सेक्शन 8 में बीएनएसएस में है और पुराने में सेक्शन 9 में था, पुराने एक्ट में। अब क्या कहता है, नंबर 1, सेशन न्यायालय जो होगा राज्य सरकार स्थापित करेगी, और इसमें क्या होंगे, राज्य सरकार स्थापित करेगी, और ये कहाँ होंगे, प्रत्येक सेशन खंड में होंगे, प्रत्येक सेशन डिवीजन में ये होंगे। प्रत्येक सेशन डिवीजन में एक सेशन न्यायालय होगा जो राज्य सरकार स्थापित करेगी। ये याद कर लेना। क्लास 1 क्या बताता है कि प्रत्येक, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रत्येक सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा जो कौन स्थापित करेगी, राज्य सरकार स्थापित करेगी। कौन स्थापित करेगा, राज्य सरकार। तो प्रत्येक सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, इसको उल्टा करके बना लेना, मेरे से थोड़ा गलती हो गई, तो क्या लिख लेना, प्रत्येक सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। याद कर लेना क्या होगा, प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय होगा जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये याद कर लेना। अब इन सेशन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तो सेशन न्यायाधीश, दूसरे क्लास में क्या, पहले क्लास में न्यायालय का गठन हम लोग पढ़ लिए। न्यायालय का गठन कैसे होता है, सेशन न्यायालय, सेशन खंड में, प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन न्यायालय होगा जो राज्य सरकार स्थापित करेगी। क्लास 2 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगी। अब आ जाओ आप क्लास 3 में। क्लास 3 क्या कहता है कि पहले में देखो न्यायालय का गठन पढ़ लिए, दूसरे में न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ लिए, तीसरे क्लास में अब क्या कहता है, हाई कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी कि क्या कर सकता है, क्लास 3 में क्या कर सकता है कि जो हाई कोर्ट है वो अपर सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
यानी कि किसी अपर सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए कौन प्राधिकृत कर सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश को सेशन न्यायाधीश का पद अंतरित कर सकता है, काम करने के लिए कह सकता है, उसकी अधिकारिता उसे दे सकता है। ये कौन कहता है? क्लॉज 3 कहता है। तो ये बताओ कि सेशन न्यायालय की अधिकारिता कौन देता है? हाई कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीश को दे सकता है। अब आ जाओ क्लॉज 4। क्लॉज 4 में क्या किया गया है कि एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। मान लो एक सेशन खंड में एक सेशन कोर्ट होता, उस सेशन कोर्ट में एक सेशन जज होता, उस सेशन जज को किसी दूसरे सेशन खंड के क्या करता? अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता। मतलब वो एक साथ 2 पद धारण कर सकता। यहाँ पे सेशन न्यायाधीश भी है और वहां पे अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त दूसरे खंड में नियुक्त किया जाता है। ऐसी दशा में दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठक कर सकेगा। मतलब दूसरे जगह भी वो अपर सेशन न्यायाधीश का पद धारण कर सकेगा और ऐसी जगह पे वो बैठ सकेगा जहां वो पद धारण किया है। तो ये जान लो कि दूसरा क्या कहता है, तीसरा 4th क्लास क्या करता है कि जो सेशन न्यायाधीश होता है वो दूसरे किसी सेशन खंड में अपर न्यायाधीश का भी उसे पदभार दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। किसका दिया जा सकता? अपर सेशन न्यायाधीश का। ये याद कर लेना, अपर सेशन न्यायाधीश भी, सेशन न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जा सकता, अपर सेशन न्यायाधीश किसी उसके लिए नियुक्त किया जा सकता। अब नेक्स्ट आ जाओ क्लॉज 5। क्लॉज 5 क्या कहता है कि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है। सेशन न्यायाधीश का पद क्या है? अगर रिक्त है तो क्या होगा? अपर सेशन न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। किसे नियुक्त किया जा सकता है? अपर सेशन न्यायाधीश। और अपर सेशन न्यायाधीश के भी ना होने पर सीजीएम को नियुक्त किया जाता है। यानी कि क्लॉज 5 क्या बताता है? रिक्त होने पे किसे, अगर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? अपर सेशन न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। अगर अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश का पद अगर रिक्त है तो अपर सेशन न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो किसे नियुक्त किया जा सकता है? सीजीएम को नियुक्त किया जा सकता है। तो ये आपका क्लॉज 5 भी हो गया। अब आ जाओ क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 कहता है कि सेशन न्यायालय का बैठक का स्थान हाई कोर्ट अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा। अब बैठक का स्थान क्या होगा? सेशन न्यायालय कहाँ बैठेगा इसका निर्धारण हाई कोर्ट अधिसूचना द्वारा जारी करेगा। किसके? अधिसूचना द्वारा जारी करेगा। सेशन न्यायाधीश होगा वो अपर सेशन न्यायाधीशों के कार्यों के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकता है। इस संहिता से संगत आदेश दे सकता है। ये 7वां क्लास नया जोड़ा गया, ठीक है, ये नया जोड़ा है, पुराने में नहीं था। सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीशों के कार्यों के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकता। कौन दे सकता है? सेशन न्यायाधीश दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये नया जुड़ा है ये भी नया जुड़ा है, क्लास 7 और क्लास 8 नया जुड़ा हो। तो इसमें क्या कहता है? सेशन न्यायाधीश के अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, या तो सेशन न्यायाधीश अनुपस्थित है या क्या है, वह असमर्थ है कार्य करने में, तब क्या होगा? ये देखो 8 में क्या है? अनुपस्थित है और असमर्थ है। अनुपस्थित है और क्या है? असमर्थ है। तब अब क्या होगा? तो अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा और यह सीजीएम द्वारा भी निपटाया जा सकता है अगर अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो। ठीक है, तो ये पुराना वाला चीज ही था जो यहाँ पे रिक्त वाला पढ़े थे 5th में, और 8th में क्या पढ़े हो? अनुपस्थित होने पे या कार्य के असमर्थ होने पे। तो अपर सेशन न्यायाधीश या सीजीएम भी उनके कार्यों का निपटारा कर सकते हैं। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
तो 9 में क्या है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब 8 तो 8 9 पढ़ा दिया। अब 10 में क्या दिया गया था, सहायक सेशन न्यायाधीशों के अधीनस्थ होना, जो पुराने में, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अब ये हो जाएगा 11 में है, पुरानी सीआरपीसी में 11 में दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कहाँ दिया गया है, 11 में दिया गया है। क्या किस में दिया गया है, 11 में दिया गया। तो अब देखो कौन कौन से न्याय, जेएम फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जहां जेएम फर्स्ट जेएम सेकंड के लिए लिखेगा वहां समझ लेना प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीयक वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से करेगी। तो इसके पहले जो आप पढ़े थे कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है, एक सेशन खंड होगा और इसकी स्थापना कौन करेगा, पढ़े थे ना। इसके पहले देखो यहाँ पे पढ़े थे, सेशन न्यायालय कौन करेगा, राज्य सरकार स्थापित करेगी। इसमें परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं था, ये अंतर समझो, इसमें परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं था। लेकिन जेएम फर्स्ट क्लास अगर राज्य सरकार करती है तो हाई कोर्ट से क्या करेगी, न्यायालय की स्थापना करती तो हाई कोर्ट से परामर्श लेगी। तो कोर्ट ऑफ सेशन में परामर्श नहीं लेती थी, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में क्या होगी, राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हाई कोर्ट से वो परामर्श लेने के लिए बाध्य है। हाई कोर्ट से परामर्श लेगा राज्य सरकार, तभी वो न्यायालय की स्थापना कर सकता है। फिर उसके बाद पीठासीन अधिकारी मतलब जजों के, अब भाई न्यायालय की स्थापना हो गई तो न्यायालय में जज भी तो बैठना चाहिए। तो क्लास 2 में बताया गया कि जजों की नियुक्ति कैसे कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। यानी कि जेएम फर्स्ट क्लास और जेएम सेकंड क्लास में मतलब जज कौन कौन से न्यायालय में होंगे, ये कौन निर्धारित करेगा, क्लास 2 में बताया गया है हाई कोर्ट निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद क्लास 3 में क्या बताया गया, सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों को हाई कोर्ट द्वारा जेएम फर्स्ट या सेकंड क्लास की शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। तो क्या किए जा सकती है, शक्तियां प्रदान की जा सकती, ये क्लास 3 में। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो सीधी सी बात, 3 क्लास आपने पढ़ा, पहले में कोर्ट की स्थापना पढ़ लिया, दूसरे में न्यायाधीशों का कौन नियुक्त करेगा, और तीसरे में पढ़ लिया कि सिविल न्यायाधीशों को भी जेएम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के तहत नियुक्त किया जा सकता। तो ये 3 क्लास आपके खत्म हो गए। तो ये क्या पढ़ लिए, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय पढ़ लिया आपने। ये कौन सा सेक्शन पढ़े थे, 9 पढ़े थे हम लोग ना, हाँ, पुराने में 9 और नए में 11। अब आ जाओ नए में सेक्शन 10 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि, यानी कि सीजीएम और एसीजीएम, जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जहां जहां सीजीएम या एसीजीएम लिखा होगा तो उसका मतलब समझ लेना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। तो अब देखो ये कहां था, पहले 12 में था, अब 2-2 सेक्शन का गैप हो गया, क्योंकि 8 एक गायब हो गया और एक 10 गायब हो गया था। तो 2 सेक्शनों का गैप होने लगा 7 के बाद से। 8 में था तो 9 हो गया था, 8 में था तो 9 हो गया था, 10 में था तो कितना हो गया, 11 हो गया था मेरे ख्याल से। 8 में था 9 में था तो 11 हो गया था, 8 में था तो क्या हो गया था, 8 में देख लो, 8 में था तो 9 हो गया था और 9 में था तो 11 हो गया। 2 सेक्शन छोड़ दो उसके बाद से, ठीक है। अब आ जाओ, अब 10 था तो 12, 2 सेक्शन इसको भी छोड़ दो, 10 है तो 12। अब 12 में क्या कहता है, देखो इसको बड़ा करके देख लो थोड़ा, क्या कहता है सीजीएम और एसीजीएम कि कौन करेगा नियुक्ति के बारे, क्लास 1 में नियुक्ति के बारे में बताया, हाई कोर्ट करेगा और जेएम फर्स्ट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही सीजीएम नियुक्त कर सकता है। कौन, हाई कोर्ट की सीजीएम किसे नियुक्त कर सकता है, जेएम फर्स्ट क्लास को। तो यहाँ पे लिख सकते थे कि किसकी नियुक्ति ऐसे लिख लो, क्लास 1 में सीजीएम की कौन करेगा,
हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। और हाई कोर्ट किसे नियुक्त कर सकता है? जेएम फर्स्ट को। तो इसमें कितनी चीजें? 3 चीजें याद रखना। तो क्लास 1 में क्या है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। किसकी नियुक्ति? सीजीएम की नियुक्ति। और किसे सीजीएम बनाया जा सकता है? जेएम फर्स्ट क्लास को सीजीएम बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट नियुक्त करेगा, इसकी भी नियुक्ति, एसीजीएम की नियुक्ति। एसीजीएम देखो इसको सीजीएम, पहले में सीजीएम पढ़ो, सीजीएम, और दूसरे में एसीजीएम। दोनों में नियुक्ति ही बताई है, दोनों में नियुक्ति बताई है। सीजीएम की भी नियुक्ति वैसे होगी और एसीजीएम की भी नियुक्ति उसी तरह होगी। यानी कि हाई कोर्ट किसी जेएम फर्स्ट क्लास को अगर समझता है तो सीजीएम भी नियुक्त कर सकता है, या समझता है तो एसीजीएम भी नियुक्ति कर सकता है। अब आ जाओ, हाई कोर्ट किसी उपखंड, किसी सब डिवीजन के जेएम फर्स्ट क्लास को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट पदभारित कर सकेगा, मतलब उसको डेलीगेट पावर डेजिग्नेट कर देगा। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देगा। मतलब जब क्या करेगा उसे सब डिवीजन, मतलब उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी उपखंड के जेएम को क्या कर सकता है? जेएम को ही क्या, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट भी पदभारित, मतलब उसको भी जेएम के कोई किसी जेएम को क्या कर सकता है? उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर को क्या डेजिग्नेट कर सकेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ क्लास 4 में आ जाओ। क्लास 4 क्या कहता है? प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब उपखंड में जो उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो किसके नियंत्रण कंट्रोल में होंगे? वो सीजीएम के कंट्रोल में होंगे। और उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें एसीजीएम शामिल नहीं है, एसीजीएम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, एसीजीएम शामिल नहीं है। तो यानी कि उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसमें एसीजीएम शामिल नहीं, उनका पर्यवेक्षण और उन पर कंट्रोल, सुपरविजन और कंट्रोल की शक्तियां होंगी। उनका क्या कर सकेगा? प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के साधारण नियंत्रण के अधीन। तो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिवीजन सब डिवीजन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? सुपरविजन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेटों पे। उपखंड के किसके? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के। प्रत्येक सब डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्या कर सकता है? उनका पर्यवेक्षण कर सकता है, उन पर कंट्रोल कर सकता है। और इनका फिर क्या कहता है? इनका प्रयोग हाई कोर्ट के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा। जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो कैसे करेगा? हाई कोर्ट के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया है? सेक्शन 11 दिया है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 11 में क्या दिया गया है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कहाँ? सीआरपीसी के सेक्शन 13 में दिया है। कहाँ दिया गया? सीआरपीसी के सेक्शन 13 में दिया गया है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुराने सीआरपीसी में 13 में था, नए में 11, 11 2 13, दो सेक्शन बढ़ रहा। 9 के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट से अनुरोध करने पर किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अंतर्गत पदधारण करता है या पदधारण किया है तो क्या करेगा? किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी विशिष्ट मामलों के लिए या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में क्या कर सकेगा? क्या कर सकेगा? अब देखो सॉरी, जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। ठीक है, परंतु ऐसी शक्तियां उन्हीं व्यक्तियों को प्रदत्त की जाएगी जिनके पास विधिक मामलों के अहर्ता या अनुभव हो जो हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए हों। तो ये हो गया इतना। फिर आ जाओ अब
इनका स्पेशल का अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होगा, 1 साल से अधिक एक बार में नहीं हो सॉरी इनकी नियुक्ति क्या 1 साल में 1 साल से अधिक एक बार में नहीं होगी। हाईकोर्ट साधारण या विशेष आदेश द्वारा करेगा। हाईकोर्ट साधारण आदेश या विशेष आदेश द्वारा करेगा। कौन करेगा अपॉइंटमेंट, हाईकोर्ट करेगा, ये याद कर लेना, हाईकोर्ट करेगा। और एक बार में 1 साल से अधिक इनका कार्यकाल नहीं हो सकता है। फिर आ जाओ सेक्शन 12, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये दिया गया था पुराने में सीआरपीसी में 14 में। कहाँ दिया गया था, 14 सॉरी, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। तो इसमें क्या होता है, सीजीएम हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सेक्शन 9 सेक्शन 11 यानी कि जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट को स्थानीय सीमाएं पर निश्चित कर सकेगा और उन्हीं में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। कौन करेगा, परंतु एससीजीएम जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त किया गया है किसी भी स्थान पर वह बैठक कर सकेगा। तो ये क्या बताया गया था कि किसके कंट्रोल में रहते हुए, सीजीएम हाईकोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए किस पे अधीक्षक अपनी किस पे वो कर सकता अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी अधिकारिता के अंतर्गत, सीजीएम के अंतर्गत जेएम और एसजेएम आते हैं। ठीक है, इतना याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरे जिले में कर सकेगा सिवाय उसके कि कोई उपबंध ना किया गया हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, सेक्शन 9 और 11 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार उस जिले तक है जहां वह मामूली तौर पर बैठक करता है या उसके बाहर भी हो सकता है, जिसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन तथा सीजीएम ने ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश किया हो तो ये भी हो सकता। अब आ जाओ सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कहता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये कहाँ दिया गया है, 15 में दिया गया। तो कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ सीजीएम होता है। कोर्ट ऑफ सेशन के अधीनस्थ कौन होता है, सीजीएम। और सीजीएम के अधीनस्थ कौन होता है, जेएम होता है। परंतु सीजीएम क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। फिर उसके बाद सीजीएम जेएम के कार्यों का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यों का वितरण करता तथा इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा और विशेष आदेश दे सकेगा। अब आ जाओ सेक्शन 14, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कहाँ दिया गया था, 20 में। ये कहाँ दिया गया था, 20 में। तो इसमें क्या हो जाए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती है, एडीएम। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकती, एडीएम जिसे बोलते हैं एडीएम। ठीक है, उन्हें किसे नियुक्त कर सकती, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एडीएम भी राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। और डीएम का पद रिक्त होने पर ऐसे अधिकारी अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाएंगे जो उसका उत्तरवर्ती होता है। तो डीएम का पद रिक्त है तो उसके उत्तरवर्ती को नियुक्त किया जाएगा जो अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा। अब राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एसडीएम भी नियुक्त कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है राज्य सरकार। कौन से, क्लास 4 में। फिर उसके बाद फिफ्थ क्या कहता है, कहता है राज्य सरकार
राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां डीएम को प्रत्यायोजित भी कर सकती है। क्या कर सकती है? डीएम को भी दे सकती कि आप भी नियुक्त कर सकते हैं। राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां पुलिस आयुक्त को भी प्रदत्त कर सकती है। तो कार्यपालक की सभी शक्तियां पुलिस आयुक्त को भी दी जा सकती है। ये कहाँ दिया गया है? क्लॉज 6 में दिया गया है। क्लॉज 6 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन था? 21 पुराना, नए में 15। स्पेशल एसईएम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक एसपी की पंक्ति से नीचे का, तो किसी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है और एसपी से ऊपर के व्यक्ति जो एसपी से ऊपर हैं उनको क्या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है और एसपी से ऊपर के रैंक के किसी भी अधिकारी को क्या नियुक्त कर सकता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सेक्शन 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इस ये कौन सा? सीआरपीसी का सेक्शन 22 है। क्या है? लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये कहाँ दिया गया? सीआरपीसी के सेक्शन 22 में। और नए वाले में बीएनएसएस में सेक्शन 16 में दिया कार्यपालकों की कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। तो अब स्थानीय सीमाएं कौन? डीएम राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए पर निश्चित करेगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों की सीमा कौन? राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए डीएम तय करेगा और मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता का प्रयोग जिले में सर्वत्र कर सकेगा, कहीं भी कर सकेगा। अब 17 आ जाओ, क्या कहता है? कहता है सेक्शन 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना सबऑर्डिनेट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 23 में दिया, सीआरपीसी में सेक्शन 23 में दिया था। तो ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होंगे। किसके होंगे? डीएम के अधीनस्थ। किसके होंगे? डीएम के अधीनस्थ होंगे। तथा वे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सब डिवीजन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वे एसडीएम के अधीनस्थ होंगे, परंतु उन पर डीएम का भी नियंत्रण होगा। अगर आप एसडीएम के सब डिवीजन की शक्तियों एसडीएम की शक्तियों का प्रयोग कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा है तो वो क्या होगा? एसडीएम के अधीनस्थ होगा और उन पर किसका कंट्रोल होगा? डीएम का कंट्रोल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। डीएम क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए भी नियम भी बना सकता है। इंपॉर्टेंट है, कौन बना सकता है नियम? यहाँ पे डीएम बनाएगा नियम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए डीएम नियम बनाता है, ये याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। फिर आ जाओ 18 में क्या दिया गया है? लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले कहाँ दिया गया था? 24 में दिया गया था। तो हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात एक लोक अभियोजक या एक से अधिक की नियुक्ति करेगा। एक से अधिक अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्ति कर सकता है, यानी कि पीपी की नियुक्ति कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हाई कोर्ट में, या एडिशनल पीपी यानी कि अपर एडिशनल पीपी की भी नियुक्ति कर सकता है। पीपी और एडिशनल पीपी की नियुक्ति कौन कर सकता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के पश्चात करेगी। हाई कोर्ट में अगर करना हो पीपी की और एडिशनल पीपी की नियुक्ति करनी हो तो कैसे करेगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद ही नियुक्ति करेगा। फिर परंतु राजधानी दिल्ली ये नया जोड़ा के लिए केवल केंद्र सरकार ही हाई कोर्ट से परामर्श लेने के पश्चात नियुक्ति करेगी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्या है? केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। अब जिले के लिए भी केंद्र सरकार नियुक्त, तो क्लास 2 में जिले, पहले हाई कोर्ट में नियुक्ति था, अब कहाँ? जिले में। और जिले में कौन नियुक्त कर रहा है? केंद्र सरकार नियुक्त कर रही है। तो ये कहाँ दिया है? 2 में। 3 में भी राज्य सरकार है और जिले के लिए तो यहाँ केंद्र सरकार 2 में कर रही है, सेकंड में थर्ड में कौन कर रहा है? राज्य सरकार।
तो ये भी क्या एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी या जिले में एक या अधिक अपर लोक नियोजक नियुक्त कर सकती है। फिर आ जाओ, अब क्लास 4 में क्या होता है, नामों का पैनल होता है। ये नामों का, उन्हीं नामों के पैनल से लोक अभियोजक या एडिशनल लोक पब्लिक प्रोसिक्यूटर चूज किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, डीएम जो करेगा सेशन न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात एक लिस्ट तैयार करेगा जिनमें में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के नामों को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, पैनल में अगर नाम नहीं है तो पीपी या एडिशनल पीपी नियुक्त नहीं किया जा सकता, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कर सकता है 6 में, राज्य सरकार अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, अगर कोई अभियोजन अधिकारियों का जो नियमित काडर है कि किसी व्यक्ति को पीपी या एडिशनल पीपी नियुक्त कर सकता है, परंतु अगर काडर में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उपधारा 4 के तहत तैयार पैनल में से पीपी या एडिशनल पीपी नियुक्ति कर सकता है। अब स्पष्टीकरण आ जाओ। स्पष्टीकरण क्या है कि अभियोजन अधिकारी नियमित काडर का है तो वह काडर जिसमें पीपी का पद सम्मिलित है और जिसमें एपीपी का पद कैसे होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर प्रोन्नत पे पहुंचता है, तो वो अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर होता है। और फिर क्या होता है, अभियोजन अधिकारी कौन होता है, तो के अभियोजन अधिकारी कौन होता है, पीपी होता है, एडिशनल पीपी, एसपीपी मतलब स्पेशल क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है पहले, फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। ठीक है, के कृत्यों का संचालन करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। तो अभियोजन अधिकारी क्या होता है, जो क्या बोलते हैं पीपी का या एडिशनल पीपी का या एसपीपी का या एपीपी का कृत्यों का संचालन करना, उन्हें क्या कहेंगे, अभियोजन अधिकारी कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या कहता है, अधिवक्ता जिसको 7 वर्ष का कम से कम अनुभव हो उसको पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अपर मतलब एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। किसे, जिसे 7 वर्ष का कम से कम अनुभव हो। तो ये कहाँ है, ये क्लास 7 में है। ठीक है, कहाँ पे है, क्लास 7 में। क्लास 8 में क्या है कि अधिवक्ता जिसको 10 वर्ष का कम से कम अनुभव हो, किसको 10 वर्ष का कम से कम अनुभव है, उसको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव तो स्पेशल, और ऐसे नॉर्मल पीपी एडिशनल पीपी और एडिशनल पीपी के लिए 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, उपधारा 7 और उपधारा 8 में नियुक्त किए गए, मतलब जो पीपी एडिशनल पीपी या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसपीपी निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने विधि व्यवसाय करने वाला हो। ठीक है, लोक अभियोजक को नियुक्त किया जा सकता है, अपर लोक अभियोजक को, सहायक लोक अभियोजक को या अन्य अभियोजन प्राधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। अब आ जाओ, फिर क्या कहता है 19 आ जाओ, सेक्शन 19 सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 नए में 19। ठीक है, तो ये क्या कहता है, क्लास 1 क्या कहता है, राज्य सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक या अधिक एपीपी नियुक्त कर सकती है। तो एपीपी कहाँ नियुक्त होते हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में। तो मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में कौन से होते हैं, एपीपी होते हैं। कौन होते हैं, एपीपी होते हैं। मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में कौन होते हैं, एपीपी होते हैं। और एपीपी की नियुक्ति कौन कौन कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्लास 1 में और सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी क्लास
2 में, बस इतने अंतर है क्लास 2 में। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 हो गए आपके। अब आ जाओ नेक्स्ट, सहायक लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं है तो डीएम राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देकर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। अगर सहायक वो नहीं है, ये नया जुड़ा है मेरे ख्याल, ये नया जुड़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नया जुड़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सहायक लोक अभियोजक नहीं उपलब्ध नहीं है तो डीएम क्या करेगा, राज्य सरकार को 14 दिन की, कितने दिन की नोटिस देगा, 14 दिन की नोटिस देगा। सूचना देने के बाद किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, परंतु अब देखो परंतु क्या दिया गया है, परंतु पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक, ऐसा पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक का पात्र नहीं होगा जिसने अन्वेषण में भाग लिया, ये देखो ये क्लास पकड़ना, जिसमें अन्वेषण में भाग लिया हो या निरीक्षक की पंक्ति के नीचे, इंस्पेक्टर की पंक्ति के नीचे का, तो उसे सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता किसी पुलिस अधिकारी। 2 कंडीशन है, जब उसने अन्वेषण किया हो या इंस्पेक्टर की पंक्ति के नीचे का हो। नेक्स्ट आ जाओ 20 क्या कहता है कि अभियोजन निर्देशालय, सेक्शन 20 क्या कहता है, अभियोजन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेक्शन 25A था। अब इसमें नंबर 1 क्या कहता है, राज्य में एक अभियोजन निर्देशालय स्थापित होगा, ठीक है, और इसमें क्या होंगे, एक अभियोजन निर्देशक होंगे और उतने ही अभियोजन उपनिर्देशक भी हो सकते, यानी कि क्या हो सकते हैं, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन हो सकते हैं, यानी कि डीपी और डीपीपी, डीपी प्लस डीपीपी हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है अभियोजन निर्देशालय में, डीपी और डीपीपी हो सकते हैं। और प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निर्देशालय होगा जिसमें अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निर्देशक होंगे, ठीक है, अभियोजन उप निर्देशक और अभियोजन सहायक निर्देशक होंगे, अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निर्देशक। तो राज्य में जो होगा उसमें एक अभियोजक निर्देशक और उतने ही अभियोजन उप निर्देशक होंगे, ठीक है। और जिले में क्या होगा, जिले अभियोजन निर्देशालय होगा जिसमें अभियोजन उप निर्देशक होंगे और अभियोजन सहायक निर्देशक होंगे। फिर आ जाओ, क्या कहता, कोई व्यक्ति डीपीपी नियुक्त किया जाएगा जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रहा हो या सेशन न्यायाधीश रहा हो। डीपी और डीपीपी किसे नियुक्त किया जाएगा, डीपीपी और निर्देशक निर्देशालय जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, अभियोजन निर्देशक होता है या अभियोजन उप निदेशक होता है, अभियोजन निर्देशक होता है या अभियोजन उप निदेशक होता है, कि नियुक्ति कौन करेगा, जो अधिवक्ता के रूप में 15 वर्ष का अनुभव हो या सेशन न्यायाधीश रहा हो। अब अभियोजन सहायक निर्देशक किसे नियुक्त किया जा सकता है, अभियोजन सहायक निर्देशक किसे नियुक्त किया जा सकता है, जिसको अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो, या तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अभियोजन निर्देशालय का प्रधान होता था या गृह विभाग के अधीन होता है। ये किसके अधीन होता है, गृह विभाग के अधीन होता है, ठीक है। अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ कौन होंगे, प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निर्देशक इसके क्या होंगे, अधीनस्थ होंगे। फिर उसके बाद अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ प्रत्येक अभियोजक सहायक निर्देशक होगा। अभियोजन उप निदेशक के अधीनस्थ कौन होगा, प्रत्येक अभियोजन सहायक निर्देशक होगा। फिर उसके बाद आ जाओ क्लास 5 में। क्लास 5 क्या कहता है, हाई कोर्ट राज्य सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा 1 या 8 के अधीन नियुक्ति पीपी, एडिशनल पीपी या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सभी अभियोजक निर्देशक के अधीनस्थ होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ,
जिला न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा धारा 18 की उपधारा 3 या उपधारा 8 के और धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पब्लिक असिस्टेंट, तो ये अभियोजन उप निदेशक, अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें क्या दिया, पावर और फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां क्लास किसके, अभियोजन निदेशक का क्या पावर क्या होगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और उसके कृत्य क्या होंगे। तो 10 वर्ष से जितने भी अधिक अपराध है उनका क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। तो ये क्या होगा, उसके कार्य होंगे, वो मॉनिटर करेगा और क्या करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और क्या कहेगा कि जल्द अपनी एक राय दे सकेगा कि जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा किया जाए। वो क्या करेगा, उसके पास क्या पावर होगी कि वो जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए अपनी राय देगा। फिर उसके बाद पावर और फंक्शन क्या है, पावर अभियोजन उपनिदेशक 7 वर्ष से अधिक तथा 10 वर्ष से कम अपराधों का मॉनिटर करेगा और क्या कर सकेगा, पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करेगा। उसके पास क्या पावर है, वो पुलिस रिपोर्ट की भी परीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है, पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। फंक्शन अभियोजन सहायक निर्देशक के 7 वर्ष से कम अपराधों का मॉनिटर करेगा। ये इसमें केवल इसका कृत्य दिया है। अभियोजन सहायक निर्देशक के पास केवल फंक्शन कार्य करना, 7 वर्ष से कम अपराधों का क्या करना है, मॉनिटर करना है। अब उपधारा 10 क्या कहती है, 7, 8 और 9 के अधीन अभियोजक निर्देशक, उप निदेशक, सहायक निर्देशक इस संहिता के अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए समव्यवहार करने की शक्ति होगी और उनके लिए दायी होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। शक्तियों, कृत्यों और क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। 12 में क्या, राज्य के महाधिवक्ता जो लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन कर रहे हैं उन पर इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर 2 आपका BNSS का समाप्त हो गया। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।